नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। चुनाव के परिणाम के बाद से एक हलचल शुरू हो जाती है। हमेशा जब चुनावों का परिणाम आता है तो मंथन होते हैं और उस मंथन के बाद कुछ अमृत निकलता है तो कुछ विष भी निकलता है। जैसे आजकल उसी बात पर मंथन चल रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बड़ी जीत मानी जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसका श्रेय न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता पीएम मोदी को दे रहे हैं, बल्कि अब तो कांग्रेस के नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया है यह भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है बल्कि पीएम मोदी की जीत है। जैसा कि अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से संसद परिसर के अंदर मीडिया में जवाब दिया कि ये जो जीत हुई है ये भाजपा की जीत नहीं है, ये पीएम मोदी की जीत है, क्योंकि हर राज्य में बघेल वर्सेस पीएम मोदी थे, गहलोत वर्सेस पीएम मोदी थे। तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से थे, तो दूसरे तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया गया, घोषित नहीं किया गया, लेकिन उनकी जगह पर पीएम मोदी ही कमान संभाल रहे थे। हर राज्य में पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए यह जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि पीएम मोदी की है। अब अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी की बात इसलिए की कि उनको निगेटिव तरीके से बताना था कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं की कोई भूमिका नहीं होती, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही भूमिका है। लेकिन इस सवाल के साथ उन्होंने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि जब पीएम मोदी की बड़ी भूमिका इन राज्यों के चुनाव में हो सकती है तो कांग्रेस के हार में राहुल गांधी को क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता। उनके कहने का मतलब यही था कि पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को इन राज्यों में क्यों नहीं जिताया। सवाल बड़ा है और ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, तो वो अगर ये बात कह सकते हैं, इनडायरेक्टली राहुल गांधी पे सवाल उठा सकते हैं, तो दूसरे नेताओं की बात छोड़ दीजिए। अगर जिस तरीके से कांग्रेस की बैठकों में बार बार यह कहा जा रहा है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर चुनौती देना है तो इसका मतलब है कि उन्हीं के तरह एक नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा, और वो नेतृत्व करने में राहुल गांधी नाकाम रहे हैं। लेकिन इस चुनाव ने कई और वर्गों को परेशान कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों जीतते जा रहे हैं, उससे इस वर्ग को परेशानी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, और वो है हिंदुस्तान का मुस्लिम समुदाय। ये मौलाना गैंग जिस तरीके से हर जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टैक्टिकल वोटिंग करती रही है, उनके घरों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। उनको लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का चुनाव जीता, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता और राजस्थान का चुनाव जीता, उन सब जगहों पर पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में या फिर अमित शाह ने अपनी रैलियों में यह साफ संकेत दे दिया था कि सनातन विरोधियों को जवाब देना जरूरी है। राजस्थान में तो बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि गहलोत की सरकार किसे संरक्षण दे रही है। गहलोत की सरकार अगर एक एक्सीडेंट के मामले में किसी मुस्लिम युवा को मारे जाने के बाद, मौत के बाद 20 लाख का कंपनसेशन दे सकती है, तो कन्हैया लाल के मौत के बाद उनके परिवार वालों को सिर्फ 5 लाख क्यों मिलना चाहिए। और उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है जो उदयपुर में, जयपुर में, टोंक में या फिर कोटा में शोभा यात्रा के दौरान पथराव कर रहे थे। उस समय गहलोत की सरकार कहां सोई हुई थी। यह बात सिर्फ मोदी और शाह ने नहीं कही, बल्कि बार बार हर रैलियों में हेमंत बिश्व शर्मा और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है। मतलब
भारतीय जनता पार्टी के पास अब पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह चुनाव पर सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर दो और स्टार प्रचारक मिल गए हैं, और वो हैं योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा। इन सब लोगों ने जिस तरीके से परसेप्शन को बदला है, उससे मुस्लिमों को अब लगने लगा कि जैसे हम टैक्टिकल वोटिंग करते रहे हैं, या तो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो तो वो कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बल्कि ममता बनर्जी को वोट देंगे, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली पार्टी वही है। जब बिहार में चुनाव हो तो वो महागठबंधन को वोट देंगे, उन पार्टियों को वोट नहीं देंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच में चुनाव लड़ रही है, चाहे वो मुसलमानों को कितना संरक्षण दे दे। अगर चुनाव उत्तर प्रदेश में है तो ये पार्टियां मायावती की पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये लोग ये जानते हैं कि मायावती की पार्टी को वोट देने का मतलब है वोट बर्बाद करना। इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जब CSDS का सर्वे आया तो उसमें पता चला कि मायावती ने, जो कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारी थी विधानसभा चुनाव में 51 से ज्यादा, उसके बाद कांग्रेस ने उतारी थी और इन तीनों पार्टियों में सबसे कम सपा ने उतारी थी, फिर भी 90% मुस्लिमों का वोट समाजवादी पार्टी को गया। और इसलिए समाजवादी पार्टी को टैक्टिकल वोटिंग हुई मुसलमानों की तरफ से। तो ये जो मुसलमानों का टैक्टिकल वोटिंग चल रहा था, उसको भी एक झटका लगा है। और मिर्ची मौलाना गैंग को इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि अगर हमारे टैक्टिकल वोटिंग का जो एजेंडा है वो एक्सपोज हो रहा है, तो उसके बाद हिंदू ध्रुवीकरण भी हो रहा है। जो मुस्लिम ध्रुवीकरण हमेशा से होता रहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अब हिंदुओं को भी ये लगने लगा है कि ये जो हमारे अलग अलग क्षेत्रीय दल और कांग्रेस ये बार बार हिंदुओं को बांटने के लिए कास्ट सेंसस की बात करती है, जो एजेंडा इन चुनावों में पूरी तरह से फेल हो गया। कांग्रेस अब क्या सोचकर कास्ट सेंसस की बात करे, राहुल गांधी क्या सोचकर करें, ये कांग्रेस के अंदर भी विचार चल रहा है। भले ही राहुल गांधी ये बोल दें कि इस विचारधारा के संघर्ष में हमेशा हम अपने मुद्दों पर कायम रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि क्या आगे के चुनावों में भी हमें अडानी या फिर जातीय जनगणना की बात करनी चाहिए। यह सवाल कांग्रेस के अंदर है, लेकिन वो सवाल दूसरे तरफ इन मुस्लिमों के अंदर है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हो या फिर तथाकथित सेकुलर पार्टियां, इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदुओं को बांट के रखा है और मुस्लिमों के टैक्टिकल वोटिंग के कारण जीत कर आती है, भारतीय जनता पार्टी हारती रही है। क्या अब आगे हो सकता है? अगर मुस्लिम टैक्टिकल वोट करेंगे तो उसके बाद हिंदुओं को भी एक होना पड़ेगा, जैसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुस्लिमों ने पूरी तरीके से वोट दिया समाजवादी पार्टी को, वही प्रतिक्रिया हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। और मायावती जैसे दलित लीडर की पार्टी को भी उनके अपनी जातियों का वोट नहीं मिला। जहां जहां मायावती के कैंडिडेट हारने की स्थिति में थे, इन लोगों ने यानी जाटवों ने और नन जाटव दलितों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। यह भी सर्वे में सामने आया कि 60% से ज्यादा जाटवों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और गैर जाटव दलितों में से तो 70% प्लस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है। जो स्थिति थी कि अगर तुम टैक्टिकल वोटिंग कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, जहां हमारे कैंडिडेट जीतने लायक हो वहां तो देंगे, लेकिन जहां जीतने की स्थिति में नहीं हो वहां पर हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे, सपा को मजबूत नहीं करेंगे जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अब इसीलिए मुस्लिमों के अंदर इस बात के लिए मिर्ची लगी हुई है कि हमने अपना एजेंडा जो इतने सालों तक चलाया है अब वो एक्सपोज हो गया है और अब इसका फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा। तो जितनी रीजनल पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो या ममता बनर्जी का टीएमसी हो, ये सारे जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए मुसलमानों को संरक्षण देती रही है, ये सारी पार्टियां अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी इनके पक्ष में हम बात किए नहीं कि फिर उसके बाद समस्याएं हमें हिंदुओं की तरफ से झेलनी पड़ेगी। ये
हंगामा चल रहा है पूरे देश के अंदर इस चुनाव प्रचार के परिणाम के बाद। और अब एक और वर्ग है जो मीडिया के अंदर है, जो ऐसा झुलसा हुआ वर्ग है जिसने मोदी के खिलाफ अभियान चला रखा है। परेशानी इन लोगों को इस बात से है भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए ताकि अपने आप की ब्रांडिंग हम सो कॉल्ड सेकुलर इंटेलेक्चुअल के तौर पर कर सके। उसी में शामिल हैं रवीश कुमार जैसे लोग, जिनने कल जब चुनाव का नतीजा आया तो उसके बाद एक वीडियो बनाए। उसमें क्या लिखा गया, क्या बताया गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को हरा दिया। ये नरेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, फूट डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से रवीश कुमार ने ये बातें लिखी वो दिखाई पड़ता है कि जब कांग्रेस के लोग, जब विपक्षी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव नहीं जीता, पीएम मोदी ने जीता, तो रवीश कुमार को परेशानी हो रही है कि क्यों न अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी विभेद पैदा करें। ये कोशिश कर रहे हैं उसी दौर को लाने की जब प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से। मोदी एक तरफ थे तो दूसरे तरफ एक लॉबी भारतीय जनता पार्टी में थी जो शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे कर रहे थे। उनका मानना था कि जैसे मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इसी के कारण उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो मध्य प्रदेश भी अच्छे खासे पॉपुलर लीडर शिवराज सिंह चौहान हैं। वो भी 2 बार उस समय तक सीएम रह चुके हैं और उसके साथ ही उनकी लोकप्रियता उनके कामों को लेकर भी है। तो एक पैरेलल खड़ा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में टकराव हो, हालांकि टकराव ज्यादा नहीं हुआ और फिर पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बना दिया गया। इस बीच कई परेशानियां आई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया कि उनकी पॉपुलैरिटी मध्य प्रदेश तक तो ठीक है, बाहर में उनको इतने तरीके से पॉपुलर नहीं बताया जा सकता है और इसलिए उन्होंने अपने आप को मध्य प्रदेश तक सीमित कर लिया। लेकिन फिर वही नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी नहीं, उत्तर प्रदेश में तो योगी बड़े लीडर हैं मोदी से, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बड़े लीडर हैं मोदी से, और अलग अलग स्टेट में जहां मुख्यमंत्री पॉपुलर होंगे वहां पर मोदी का चैलेंजर उन्हें बताया जाएगा, चुनौती देने वाला बताया जाएगा, ताकि ये खुश हो सके इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी में वही स्थिति पैदा हो जाए जैसे कि कांग्रेस में है, गुटबाजियों का दौर चले और कोई मुख्यमंत्री अपने आप को इतना बड़ा समझ ले कि वो पीएम मोदी की अवहेलना करना शुरू कर दे और अपना गुट बना ले। मतलब इन लोगों की समस्या इसी बात से है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत सकती है। इन लोगों के बीच चर्चा सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब चैनल पर इस बात को लेकर है कि अब क्या इंडी अलायंस एक होने के बाद मोदी को हरा सकता है, और इसलिए अलग अलग तरीके से तर्क गढ़ रहे हैं कि अगर इंडी अलायंस एक हो गया तो पीएम मोदी अगली बार चुनाव हार जाएंगे। इन लोगों की परेशानी इस बात से है और इसलिए ये कुछ वर्ग जो हैं इस जीत से जश्न तो नहीं मना रहे, मातम मना रहे हैं। और इनके मातम के पीछे की बड़ी वजह यही है कि ये सारे, चाहे मीडिया में हो या राजनीति में हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और पत्रकारिता करते रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।